आज के लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो तो हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करने का मेथड जो है उसे डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो डिटर्मिनेंट होता है ये एक फ़ंक्शन होता है जो स्क्वायर मैट्रिसेस को रियल नंबर्स असाइन करता है। मींस इसकी जो डोमेन होगी उसमें सारे स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे और इसकी जो रेंज होगी उसमें रियल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट में आप ये देख लें कि अनलाइक रियल वैल्यूड फंक्शंस सच एज f of x equal to x power 2 that assigns a real number to a real variable x, determinant functions assign a real number f of capital A to a matrix capital A। यहाँ पे वही बात कही जा रही है जो मैंने आपको अभी बताई है कि जो डिटर्मिनेंट है ये हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है जो मैट्रिसेस को रियल नंबर्स असाइन करता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि हम 2 बाई 2 और 3 बाई 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स क्विकली किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आगे देखते हैं कि हमें मेन कौन से टॉपिक्स का पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो उसके लिए हम डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास डेफिनेशन है, if capital A is a square matrix then the minor of entry Aij is denoted by Mij and is defined to be the determinant of the submatrix that remains after the ith row and jth column are deleted from matrix capital A। तो ये हमारे पास माइनर का आइडिया है, मैं इसे आगे डिटेल में डिस्कस करूँगा। फिर हम इस डेफिनेशन को देखेंगे कि इसमें कौन से पॉइंट्स के बारे में कहा जा रहा है, और साथ ये देखें कहा जा रहा है द नंबर -1 पावर i प्लस जे इनटू Mij इज़ डिनोटेड बाय Cij एंड इज़ कॉल्ड द कोफैक्टर ऑफ एंट्री Aij। तो कोफैक्टर और माइनर को मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बात का पता होना चाहिए कि जब भी हम एक मैट्रिक्स की एंट्री को जनरली एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम इस तरह से लिखते हैं Aij, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एंट्री मैट्रिक्स की ith रो में और jth कॉलम के अंदर मौजूद है। यहाँ पे जब हमारे पास स्पेसिफिक एक एंट्री ये होगी तो हम उसके अगेंस्ट माइनर किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसे हम अभी पार्टिकुलर केस में समझते हैं, फिर आप इसे आसानी से जनरलाइज कर लेंगे। आप एज्यूम करें कि आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स है कैपिटल A, ये जो यहाँ पे एग्जांपल 1 के अंदर लिखा हुआ है। मैं यहाँ से एक स्पेसिफिक एंट्री उठाता हूँ और वो एंट्री है हमारे पास 1। ये जो आपको फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के अंदर एंट्री नज़र आ रही है 1, ये एंट्री हमने चूज़ कर ली Aij की जगह। अब हम चाहते हैं कि इस एंट्री का माइनर क्या होगा। तो डेफिनेशन ये क्या कह रही है कि इसे हम Mij की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस एंट्री के लिए ये किस तरह रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे चूँकि नंबर ऑफ़ रो है 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम है 2, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट होगा कैपिटल M और साथ सबस्क्रिप्ट होगा 1 2 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। और ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ये आगे कहा जा रहा है कि माइनर कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो माइनर M12 होगा वो किसके इक्वल होगा? आपने उसके लिए क्या करना है, ये जो 1 जिस रो के अंदर मौजूद है इसे भी स्किप कर दें। इस मैट्रिक्स के अंदर आपने फर्स्ट रो को भी इग्नोर कर देना है, और ये एंट्री जिस कॉलम के अंदर मौजूद है सेकेंड कॉलम, इसे भी इग्नोर कर दें। तो बाकी जो सब मैट्रिक्स बचेगा उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास माइनर होगा। तो यहाँ पे जब आप इस रो को, फर्स्ट रो को निगलेक्ट करेंगे और सेकंड कॉलम को निगलेक्ट करेंगे, ये जो टी शेप बन रही है इसे निगलेक्ट कर दें, तो बाकी हमारे पास एंट्रीज कौन सी बचती हैं? 2 6 1 एंड 8। तो ये 2 6 1 8 ये जो मैट्रिक्स होगा 2 बाई 2 ऑर्डर का, इसका आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है।
और 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है? अगर मैट्रिक्स हो जिसमें फर्स्ट रो के अंदर एंट्रीज़ हों A एंड B और सेकंड रो के अंदर एंट्रीज़ हों C एंड D, तो हमारे पास 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा AD माइनस BC। तो यहाँ पे स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि हम डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास अब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मौजूद हो तो हम उसकी किसी भी एंट्री का माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आइडिया है कोफैक्टर का। कोफैक्टर हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? तो ये चीज़ आप माइंड में रखें कि कोफैक्टर डिपेंड करता है माइनर के ऊपर। अगर मेरे पास एंट्री है AIJ तो उसका माइनर है MIJ, उसका जो कोफैक्टर होगा उसे हम लिख सकते हैं CIJ, और वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा -1 पावर I प्लस J इंटू MIJ। तो देखें कि CIJ किसके इक्वल है? वो माइनर के इक्वल है, लेकिन साथ एक एंट्री का फ़र्क है, वो है -1 पावर I प्लस J। यहाँ पे I और J नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम को रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका जो सम होगा वो डिसाइड करेगा कि साथ कोफिशिएंट में माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो इसका मतलब ये है, हम कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर होता है वो या तो माइनर के इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग माइनर के इक्वल होता है, या माइनस टाइम्स माइनर के इक्वल होता है। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम का सम क्या आता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास माइनर और कोफैक्टर की डेफिनेशन आपने देख ली। अब हम एग्जाम्पल के अंदर माइनर और कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या हुआ है? फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स में हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसकी एंट्रीज देखते हैं 3 1 -4 फर्स्ट रो, 2 5 एंड 6 सेकेंड रो, 1 4 एंड 8 थर्ड रो। और यहाँ पे हम कैलकुलेट करने चाह रहे हैं माइनर अगेंस्ट द एंट्री A11। तो A11 कौन सी एंट्री है? जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के अंदर है, तो वो एंट्री हमारे पास 3 है। जब हम इसका माइनर कैलकुलेट करेंगे तो जिस तरह अभी हमने डेफिनेशन में डिफ़ाइन किया कि इस एंट्री की रो और कॉलम को हम निगलेक्ट करेंगे, तो ये हमने लाइन इसीलिए लगाई है यहाँ पे कि हमने इन्हें निगलेक्ट कर दिया। तो बाकी सब मैट्रिक्स हमारे पास क्या बना? 5 6 4 एंड 8। तो इसका डिटर्मिनेंट आप देख लें 5 6 4 एंड 8। इसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होगा? 5 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4, सो विच इज़ 40 माइनस 24 विच इज़ इक्वल टू 16। तो हमने A11 का माइनर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया जो कि M11 है और वो 16 के इक्वल है। इसके बाद इसी एंट्री का अगर हम कोफैक्टर कैलकुलेट करें तो वो किसके इक्वल होगा? वो C11 किसके इक्वल होगा? -1 पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, क्योंकि हमारे पास CIJ की डेफिनेशन क्या थी? -1 पावर I प्लस J इंटू MIJ। तो यहाँ पे आप देखें कि जो कोफिशिएंट में -1 पावर 1 प्लस 1 है ये +1 के इक्वल होगा, क्योंकि जो पावर है वो यहाँ पे एवन नंबर बन रही है। तो इसलिए ये जो कोफैक्टर C11 है ये M11 के इक्वल होगा और ये 16 के ही इक्वल होगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे समझ लिया कि हम एक मैट्रिक्स की किसी स्पेसिफिक एंट्री के करस्पॉन्डिंग माइनर और कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट उसी मैट्रिक्स के लिए कहा जा रहा है माइनर ऑफ एंट्री A32 इज़, उसे हम कहेंगे M32, और इसमें हम थर्ड रो और सेकंड कॉलम को निगलेक्ट करेंगे। बाकी सब मैट्रिक्स हमारे पास 3 -4 2 एंड 6 होगा जो यहाँ पे आपके पास मौजूद है। तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? 3 इंटू 6 18 माइनस इंटू 2 इंटू -4 ये +8 बन जाएगा। 18 + 8 इज़ 26। तो हमारे पास माइनर आ जाएगा 26। जब हम कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे A32 के करस्पॉन्डिंग वो होगा C32 और वो इक्वल होगा -1 पावर 3 प्लस 2 इंटू M32। यहाँ पे -1 की पावर में अब 3 + 2 5 है जो कि ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ से नेगेटिव साइन आएगा और आगे हमारे पास माइनर है M32 जो हमने अभी कैलकुलेट किया। तो इस केस में जो कोफैक्टर होगा C32 वो -26 के इक्वल होगा।
आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें कि रिमार्क के अंदर कहा जा रहा है नोट दैट अ माइनर Mij एंड इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर Cij आर ईदर द सेम आर नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर and that the relating sign -1 power I plus j is either +1 or -1 in accordance with the pattern of the checkerboard array। तो ये वो बात कही जा रही है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि डिफरेंट एंट्रीज पे डिपेंड करता है कि उनके अगेंस्ट कभी माइनर कोफैक्टर के इक्वल होगा और कभी माइनर कोफैक्टर का नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे इस बात को उन्होंने बयान कर दिया कि ये जो कोफिशेंट में आपको एक्सप्रेशन नज़र आया था -1 पावर I प्लस जे, ये या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, इसलिए जो कोफैक्टर है वो कभी माइनर के इक्वल होगा और कभी नेगेटिव ऑफ द माइनर होगा। तो हमारे पास जो चेकर बोर्ड है उसमें ये इस क्वांटिटी की वजह से जो -1 पावर I प्लस जे है, इसकी वजह से कोफैक्टर्स के साइन कुछ इस तरह होंगे कि फर्स्ट प्लस फिर माइनस, फर्स्ट जो एंट्री है उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर में जो माइनर है, माइनर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, यहाँ पे सेकंड के लिए नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अप टू सो ऑन। इसी तरह आप डाउनवर्ड जाएं तो पॉजिटिव नेगेटिव अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास एक पैटर्न बनता है। ये अगर आपके माइंड में हो तो आप कैलकुलेशन करते हुए माइनस की मिस्टेक नहीं करेंगे। फिर भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि कई मरतबा स्टूडेंट्स इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है फॉर एग्जांपल C11 विल बी इक्वल टू M11। ये C11 M11 के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आप इनके करस्पॉन्डिंग जो एंट्री है उसकी जगह प्लस का साइन देख रहे हैं। C21 इक्वल टू माइनस M21 होगा, क्यों? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास नेगेटिव साइन है। C22 विल बी इक्वल टू M22 क्योंकि इसके अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव साइन है इस लोकेशन पे। और ये किस वजह से आया? क्योंकि हमारे पास -1 की पावर इस पोजीशन के अगेंस्ट 2 + 2 इवन होगी, इसलिए यहाँ से +1 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है thus it is never really necessary to calculate -1 power I plus j to calculate Cij. You can simply compute the minor Mij and then adjust the sign in accordance with the checkerboard pattern. तो यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि आप अगर एक मैट्रिक्स की हर एंट्री के अगेंस्ट माइनर कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको फिर दोबारा से कोफैक्टर्स को डिटेल में कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उन कोफैक्टर्स के रिज़ल्ट्स डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर आपको इस चेकर बोर्ड का आइडिया क्लियर हो कि किस एंट्री के अगेंस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होता है। तो आप उस हिसाब से फिर इस तरह कोफैक्टर्स देखेंगे जस्ट माइनस के रिज़ल्ट्स को +1 या -1 से मल्टीप्लाई करके। आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको 2x2 मैट्रिसेस का आइडिया भी क्लियर होगा। कहा जा रहा है कोफैक्टर एक्सपेंशन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। तो आपने 2x2 मैट्रिसेस को अर्ली क्लासेस के अंदर भी देखा होगा, वहाँ पे आप उसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका आइडिया क्या है। तो यहाँ पे आप देखें कि कहा जा रहा है द चेकर बोर्ड पैटर्न फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij इज़। तो जब हम इसी चेकर बोर्ड में से 2x2 के लिए जाएंगे तो यहाँ से हम कट कर देंगे, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो वही पैटर्न आपके पास आ रहा है प्लस माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट एंट्री होगी A11 उसके अगेंस्ट हमारे पास जो कोफैक्टर होगा C11 वो होगा इक्वल टू M11। क्योंकि पॉजिटिव साइन है कोफिशिएंट में तो इसलिए कोफैक्टर और माइनर आपस में इक्वल हैं। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कोफैक्टर और माइनर्स इक्वल किसके होंगे। तो जब यहाँ पे हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ फर्स्ट एंट्री है A11, ये आप अपने माइंड में एज्यूम कर लें, फर्स्ट एंट्री है A11, सेकंड एंट्री है A12, थर्ड एंट्री है A21 और लास्ट एंट्री है A22। तो इस तरतीब के हिसाब से हम यहाँ पे अब इन कोफैक्टर्स को डिफाइन करने लगे हैं। तो C11 किसके इक्वल होगा? आपने चूँकि ये फर्स्ट एंट्री A11 के अगेंस्ट कोफैक्टर है और माइनर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप इसकी जो रो है और इसका जो कॉलम है उसे स्किप करके जो सब मैट्रिक्स बनता है
उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे सब मैट्रिक्स होगा, उसमें जस्ट एक एंट्री होगी A22 और इसका डिटर्मिनेंट इसके अपने इक्वल है इस एंट्री के इक्वल है, A22 के इक्वल। तो इसलिए हमारे पास C11 कोफैक्टर इक्वल टू M11 कोफैक्टर इक्वल टू A22 होगा। इसी तरह C12 जो है इसके साथ ये किसके इक्वल होगा, ये माइनस टाइम्स M12 होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम का जो सम है वो ऑड नंबर है, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। और जब हम C12 के अगेंस्ट एंट्री देखें तो उसकी लोकेशन हमारे पास यहाँ पे है। इस रो और कॉलम को हम स्किप करें तो जो एंट्री यहाँ पे होगी वो हमारे पास है A21, तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस A21 हमारे पास C12 आ जाएगा। इसी तरतीब से आप जब C21 कैलकुलेट करेंगे तो वो इस एंट्री के अगेंस्ट होगा और वो हमारे पास माइनस टाइम्स दिस एंट्री आ जाएगा, तो वो इक्वल होगा माइनस A12। इसके बाद हमारी जो लास्ट एंट्री का कोफैक्टर है वो C22 है, जो कि उस एंट्री की लोकेशन यहाँ पे है। तो इस कॉलम को और इस रो को आप स्किप कर दें तो बाकी हमारे पास फर्स्ट एंट्री बच जाएगी A11, उसका सब मैट्रिक्स। तो उसका डिटर्मिनेंट उस एंट्री के इक्वल होगा A11। तो इसलिए 2×2 मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स, चारों कोफैक्टर्स हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हम इन कोफैक्टर्स को यूज़ करते हुए 2×2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका आंसर वही आएगा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2×2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप अर्ली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो आपको आइडिया होगा वो किसके इक्वल होता है। मैंने अभी बताया भी था, AD माइनस BC। तो यहाँ पे नेक्स्ट आप देखें कि कहा जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू A11, A12, A21, A22 होल डिटर्मिनेंट। और ये आप एक्सपेंड करके देख सकते हैं ये किसके इक्वल होता है, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21 इसके इक्वल होता है, जो हम ऑलरेडी अर्ली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लेकिन जब हम कोफैक्टर्स की मदद से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे आप किसी रो या कॉलम के थ्रू इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। इसे हम आगे अभी डिस्कस भी करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12। तो यहाँ से भी जो आंसर आएगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल होगा। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है, थर्ड है, फोर्थ है, इन सब की जो आउटपुट होगी ये डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल होगी। तो हमने यहाँ पे कोफैक्टर्स को यूज़ करते हुए 2×2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया। Each of the last 4 equations is called a cofactor expansion of determinant of A। तो ये जो 4 equations हैं इसमें हम जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं वो कोफैक्टर्स की एक्सपेंशन के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास आइडिया था माइनर का और कोफैक्टर का, और इसकी मदद से हमने 2×2 के मैट्रिक्स, 2×2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ अ जनरल डिटर्मिनेंट। तो इस डेफिनेशन को हम देखते हैं। पहले ये थ्योरम है 2.1.1, इफ़ कैपिटल A इज़ एन n×n मैट्रिक्स मीन्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then regardless of which row or column of A is chosen, the number obtained by multiplying the entries in that row or column by the corresponding cofactors and adding the resulting product is always the same। तो यही वो थ्योरम की स्टेटमेंट है जिसकी वजह से अभी हमने 2×2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को 4 डिफरेंट वेज़ में एक्सप्रेस किया। ये जो अभी हमने यहाँ पे देखा था, ये 4 वेज़ इस थ्योरम की वजह से हैं कि हर एक केस में हमारे पास सेम आंसर होगा। अब मैं उस थ्योरम को ज़रा डिस्कस करता हूँ। थ्योरम में कहा गया है कि अगर आपके पास n×n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो उसमें n रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं। तो आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप चाहे इन n रोज़ में से जो रो चूज़ करें या n कॉलम्स में से जो कॉलम चूज़ करें। इनमें से हमारे पास टोटल कितनी चॉइसेस आ गई, n+n 2n। 2n चॉइसेस में से कोई एक चॉइस आप चूज़ करके आप उसकी एंट्रीज़ के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स कैलकुलेट करें और
उस रो या कॉलम के अंदर जो एंट्रीज़ हैं उन्हें उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके सबको सम अप कर दें। तो जो हमारे पास आंसर होगा वो हमेशा सेम होगा, चाहे आप जो रो चूज़ करें या जो कॉलम चूज़ करें। तो ये थ्योरम ये स्टेटमेंट बता रहा है। इसी स्टेटमेंट पे हमारी स्क्वायर मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की जनरल डेफिनेशन डिपेंड करती है। तो अब हम डेफिनेशन को देखते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन 2 में कहा जा रहा है, इफ़ कैपिटल A इज़ एन n/n मैट्रिक्स then the number obtained by multiplying the entries in any row or column of capital A by the corresponding cofactor and adding the resulting product is called the determinant of capital A, and the sums themselves are called cofactor expansions of capital A. That is, determinant of A can be written as A1j C1j plus A2j into C2j plus up to so on ANJ into CNJ. This is equation number 7, which is cofactor expansion along the jth column. Similarly, determinant of A can be written as AI1 into CI1 plus AI2 into CI2 plus up to so on AIN into CIN. This is our equation number 8, which represents the cofactor expansion along the ith row. तो आप जब एक n/n मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा था उसकी मदद से आपको पता है कि आपके पास टोटल 2n चॉइसेस हैं। उनमें से आप जो भी एक चॉइस चूज़ करें, कोई स्पेसिफिक रो या कोई स्पेसिफिक कॉलम, तो आपने उस रो या कॉलम के अंदर मौजूद एंट्रीज़ जो हैं उन सब का कोफैक्टर कैलकुलेट करना होगा। फिर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करके आप उनका सम ले लेंगे। जो आप सम लेके आंसर निकालेंगे वो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल ए। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन 7 है ये हमें वो n चॉइसेस बता रही है कि हम डिफरेंट n कॉलम्स में से कोई jth कॉलम चूज़ करें तो किस तरह डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। जबकि इक्वेशन नंबर 8 जो है वो हमें n चॉइसेस बता रही है रोज़ की, कि उनमें से हम अगर कोई भी ith रो चूज़ करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा जाएगा। आई होप आपको इसका आइडिया क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं जिसके थ्रू हम एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है जिसमें कहा जा रहा है कोफैक्टर एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट रो, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू 3 1 0 -2 -4 3 5 4 -2 बाय कोफैक्टर एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट रो। तो हमने फर्स्ट रो को यूज़ करते हुए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। अभी हमने इससे पहले जो हायर ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की जो डेफिनेशन और उससे एसोसिएटेड थ्योरम को देखा था, उससे अगर हम माइंड में लेके आएँ तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के की हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 6 चॉइसेस हैं। हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट रो की एक्सपेंशन के थ्रू भी, कोफैक्टर्स की एक्सपेंशन के थ्रू जो कि फर्स्ट रो की एंट्रीज़ के करस्पॉन्डिंग होंगे। दूसरी चॉइस है सेकंड रो, तीसरी चॉइस है थर्ड रो, फोर्थ चॉइस है फर्स्ट कॉलम, फिफ्थ चॉइस है सेकंड कॉलम और सिक्स्थ चॉइस है थर्ड कॉलम। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है कि आपने कोफैक्टर एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट रो उसके थ्रू डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना है। तो आप एंट्रीज देख लें 3 1 एंड 0, इनके अगेंस्ट हम कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे और फिर डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें इसका सोल्यूशन इस तरह से कैलकुलेट किया गया है। डिटर्मिनेंट का सिंबल यूज़ किया हमने मैट्रिक्स पे, इसका मतलब ये हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फर्स्ट एंट्री है 3, इसे हमने इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। तो 3 के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव साइन होता है तो ये अपने माइनर के इक्वल होगा कोफैक्टर। तो इसलिए आप 3 के करस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम है इसे स्किप कर दें। बाकी जो सब मैट्रिक्स है -4 3 4 एंड -2, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास माइनर के इक्वल है। तो 3 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद
यहाँ पे नेगेटिव साइन किस वजह से है, ये कोफैक्टर की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है। उसके बाद एंट्री है 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ, जिसका नेगेटिव साइन हमने लिख लिया है। अब जस्ट हमें माइनर की ज़रूरत है। तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप करके -2 3 5 -2 ये जो सब मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे लिख लिया। लास्ट एंट्री हमारे पास 0 है, उसके साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट 0 ही होगी। इसलिए अगर आप यहाँ पे ये सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ना भी लिखें बल्कि इसकी जगह C13 लिख लें तो फिर भी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 0 के साथ C13 मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएगा। तो जब आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इंटू ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है ये -4 के इक्वल है, -1 इंटू ये डिटर्मिनेंट हमारे पास -11 के इक्वल है। तो ये सिंप्लीफाई करके सम अप करें तो हमारे पास आंसर -1 आता है। इसी तरह एग्जांपल 4 के अंदर हमारे पास यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट कॉलम, उसके थ्रू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया हुआ है। तो इसे हम यहाँ पे डायरेक्टली देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट कॉलम है 3 - 2 5, 3 के साथ हम उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री की वजह से नेगेटिव साइन आएगा कोफैक्टर का, और फिर -2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनर के साथ। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री के लिए पॉजिटिव साइन, फिर 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो माइनर है करस्पॉन्डिंग टू द एंट्री 5। तो इन्हें हम लिखने के बाद यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फाइनली आंसर इसका आता है -1। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें बताया जा रहा है कि जब आप मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको इस चीज़ को देखना चाहिए कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हुए स्मार्ट चॉइस कौन सी है। जो अभी मैंने 2n चॉइसेस का जिक्र किया था, उन 2n चॉइसेस में से स्मार्ट चॉइसेस कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इफ़ A इज़ द 4x4 मैट्रिक्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं A हमारे पास 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे 8 चॉइसेस हमारे पास हैं जिनके थ्रू हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये 8 चॉइसेस हैं, लेकिन स्मार्ट चॉइस कौन सी होगी वो हम यहाँ पे अभी देखेंगे। देन टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इट विल बी easiest to use cofactor expansion along the second column। तो आप देखें कि सेकंड कॉलम के अगेंस्ट अगर हम एक्सपेंशन करके डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आसानी से कंप्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा एंट्री 0 हैं। जो एंट्री 0 हैं वो जब अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होंगी तो आउटपुट 0 आएगी, तो इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट 1 जो है उसकी करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें जब हम फॉर द 3x3 डिटर्मिनेंट इट विल बी easiest to use cofactor expansion along its second column since it has the most zeros। इसके बाद आप देखें कि यहाँ पे जब आपने 1 लिख के जो माइनर है उसे लिखा तो वो आपके पास यहाँ पे 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। इस 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए अगेन हमारे पास सेकंड कॉलम की चॉइस बेस्ट है। हम इसके थ्रू अगर एक्सपेंशन करें तो हम 3x3 का डिटर्मिनेंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास -6 के इक्वल आता है। तो इस तरह से हमने 4x4 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट आसानी से कैलकुलेट कर लिया। अगर आप इसे फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो -6 ही होगा। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है जिसमें कहा जा रहा है द फॉलोइंग कंप्यूटेशन शोज दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ 4x4 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। तो ये बात हमेशा माइंड में रखें कि जब हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो वो जो उसकी प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज़ हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इन्होंने हमारे पास जो 4x4 ऑर्डर का एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहा। इसमें अब स्मार्ट चॉइस क्या होगी? स्मार्ट चॉइस आपके पास यहाँ पे फर्स्ट रो भी है और लास्ट
कॉलम भी है। इन दोनों में से जो भी आप चूज़ करें तो वो आपकी स्मार्ट चॉइस होगी। तो इन्होंने फर्स्ट रो के थ्रू इसे एक्सपेंड किया। तो फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करते हुए A11 को मल्टीप्लाई किया उसके कोफैक्टर के साथ, जो कि हमारे पास यहाँ पे 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इस 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसमें स्मार्ट चॉइस क्या होगी, इसमें हमारे पास स्मार्ट चॉइस फर्स्ट रो भी है और लास्ट कॉलम भी है। तो अगेन इसने फर्स्ट रो को चूज़ किया, तो A22 इंटू अगेन इसका कोफैक्टर हमारे पास होगा A33 इंटू A33 A43 एंड A44। जब हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा A33 इंटू A44। सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया A11 इंटू A22 इंटू A33 इंटू A44। तो ये हमारे पास 4/4 ऑर्डर का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, जो कि हमने शॉर्टली कैलकुलेट कर लिया। तो आप देख लें कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज़ के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो इस तरह से आप आसानी से इसे कंप्यूट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये तो वही थ्योरम की स्टेटमेंट है जो अभी मैंने आपके साथ शेयर भी की है, आप इसे थॉरोली रीड आउट कर लें। अब मैं यहाँ पे आपके साथ एक पैटर्न सजेस्ट करता हूँ जिसके थ्रू आप 2/2 और 3/3 ऑर्डर के मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं। तो आप देखें कि a useful technique for evaluating 2/2 and 3/3 determinants. Determinant of 2/2 and 3/3 matrices can be evaluated very efficiently using the pattern suggested in figure 2.1.1. तो ये हमारे पास दो पैटर्न बताए गए हैं। फर्स्ट पैटर्न है 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए। तो इसमें पहले तो याद रखें कि जो लाइन इस डायरेक्शन में है, जिसका एरो इस साइड पे आ रहा है, इस कॉर्नर की तरफ, इस तरह ये जो आपके पास डायरेक्शन है, ये जो एंट्रीज़ होंगी ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी और इनके साथ पॉजिटिव साइन होगा। और जो अपोजिट डायरेक्शन, ये आपको अपोजिट तो नहीं है, ये दूसरी जो डायरेक्शन है ये शो कर रही है कि आपने एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करके उनके साथ माइनस साइन लगाना है। ठीक है, तो जब 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो उसमें आउटपुट क्या होगी, A11 इंटू A22, इनके साथ पॉजिटिव साइन है तो जस्ट A11 इंटू A22। फिर यहाँ पे डायरेक्शन ये डिफरेंट है तो इसलिए यहाँ पे माइनस A12 इंटू A21। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। इसके बाद जब 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट करना होगा, तो इसका आइडिया कुछ इस तरह है कि आप 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख के फिर उसकी जो फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं उन्हें आगे रिपीट कर दें। फिर आपने क्या करना है, आपने तीन लाइंस लगानी है। फर्स्ट है प्रिंसिपल डायगोनल पे, फिर उसके पैरेलल नेक्स्ट लाइन, फिर उसके पैरेलल नेक्स्ट लाइन, ये 3 लाइंस आ जाएंगी। उसके बाद आपने जो ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री है, जो सेकंड डायगोनल भी कहलाता है, इस पे एक लाइन लगा देंगे, फिर इसके साथ दूसरी जो एंट्रीज़ इसके पैरेलल आ रही हैं उन पे, और फिर उसके बाद उनके पैरेलल जो एंट्रीज़ आ रही हैं उन पे आपने लाइन लगा देनी है। तो अगेन रूल वही है कि इस तरह की जो लाइंस हैं उनकी एंट्रीज़ मल्टीप्लाई होके उनके साथ प्लस का साइन होगा, और इस तरह की एंट्रीज़ के साथ प्रोडक्ट जो है उसके साथ नेगेटिव साइन होगा। तो जब A11 इंटू A22 इंटू A33 हम लिखेंगे तो इसके साथ प्लस साइन होगा। A12 इंटू A23 इंटू A31, इसके साथ भी प्लस साइन, फिर प्लस A13 इंटू A21 इंटू A32। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास ये सम की फॉर्म में होंगे, तो ये आपस में एडअप होंगे। उसके बाद ये 3 और प्रोडक्ट्स हैं जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो हमारे पास एक होगा माइनस A13 इंटू A22 इंटू A31, फिर माइनस A11 इंटू A23 इंटू A32, और लास्ट में माइनस A12 इंटू A21 इंटू A33। तो आप जस्ट डायरेक्टली इन्हें कंप्यूट करें तो जो फाइनल सिंप्लीफिकेशन से आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट होगा। आई होप आपको ये ज्योमेट्री के थ्रू जो शॉर्टकट यहाँ पे बताया गया है ये काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का मेथड था जिसके थ्रू हम सेकंड ऑर्डर से लेके हायर ऑर्डर
nth ऑर्डर साइज़ तक की जो मैट्रिसेस हैं उनके डिटर्मिनेंट्स को आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस मौजूद हैं उन्हें इन टेक्निक्स के थ्रू सॉल्व करें। कोफैक्टर्स माइनस कैलकुलेट करें पहले, फिर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें। शॉर्टकट टेक्निक्स को भी अप्लाई करके आंसर देखेंगे वही आ रहा है। डिफरेंट चॉइसेस के थ्रू भी कैलकुलेट करें और देखें कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपको कोई मसला हो तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें फिर हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।